डेट है आज 3 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर करने के बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रोज़ की तरह लास्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है वाई लाइटनिंग स्टिल किल्स सो मैनी इंडियंस। लाइटनिंग होता है जी बिजली का चमकना, जो बादलों में बिजली गिरती है ना, वही होती है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, ये देखेंगे क्या है। एनीमिया से रिलेटेड न्यूज़ है, ये देखेंगे। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ये न्यूज़ में ही से देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में न्यूज़ थी तो आपने इनके बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कोर सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, इसे पढ़ेंगे। काला अजहर से रिलेटेड है, इसे देखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक इससे रिलेटेड है, इसे देखेंगे। और लास्ट में है जी फाउंडेशन स्टोन ऑफ त्यान आईआईटी हैदराबाद। ये अभी एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ये त्यान आईआईटी, तो इसके बारे में न्यूज़ है, इसे देखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है जी? फर्स्ट टॉपिक है वाई लाइटनिंग स्टिल किल्स सो मैनी इंडियंस। मतलब लाइटनिंग की वजह से बिजली, जो बिजली आपको दिखती है ना, बादलों से गिरती है, उसी को बोलते हैं लाइटनिंग। इससे काफ़ी सारे इंडियंस क्यों मर जाते हैं, भारतीय क्यों मर जाते हैं। एक रिपोर्ट आई है जी लाइटनिंग की, क्या है कि 1771 डेथ हो गई हैं अप्रैल 1 2019 से अप्रैल मार्च 31 2020 तक। इतनी सारी डेथ हो गई हैं। और इस डेथ को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? इस डेथ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि अर्ली वार्निंग दी जाए उनके लिए। जब स्ट्राइक होती है, कोई भी लाइटनिंग बिजली गिरती है ना, फिक्स्ड पीरियड के लिए गिरती है और सिमिलर जोग्राफिकल लोकेशन पे गिरती है। मतलब कि जी अगर बारिश होती है, ऐसा तो नहीं है हर एरिया में बारिश होती है, हर एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन होती है। तो जहाँ पे भी बादल बनेगा, क्लाउड बनेगा, और जहाँ पे भी सिमिलर लोकेशन होती है तो एक फिक्स पीरियड होता है कि उस टाइम पे ही बारिश होगी। आपको पता ना, सालों साल बारिश नहीं होती, कुछ ही टाइम पे बारिश होती है। तो सेम पीरियड पे होती है, फिक्स पीरियड पे, और ऐसी सेम लोकेशन होती है, जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया जाए, समझे। दूसरा, एक क्रॉपसी काउंसिल है जी। ये क्रॉपसी क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल। ये काउंसिल क्या करती है? इसने कहा है कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, कैटल ग्रेजर्स होते हैं जी, जो पशु चराते हैं ना, ग्रेजर्स का मतलब चराने वाले, पशु चराते हैं जंगलों में, उन्हें बोलते हैं कैटल ग्रेजर्स। और चिल्ड्रन पीपल, जो ओपन एरियाज़ में पीपल रहते हैं, खुले एरियाज़ में, उनको वार्निंग दी जाए लाइटनिंग की। मतलब उन्हें चेतावनी दी जाए कि अब लाइटनिंग पड़ सकती है, कि आप खुले एरिया में मत घूमो। तो इससे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। मिनिमाइज़ का मतलब होता है जी कम करना, कि कैसे कम किया जा सकता है लाइटनिंग से डेथ को, जो मृत्यु हो रही है। तो एक तो वार्निंग देके, समझे, जहाँ पे भी, क्योंकि लाइटनिंग होती है फिक्स पीरियड और सेम लोकेशन पे, तो वहाँ पे वार्निंग दो। क्योंकि वार्निंग पता कैसे चल जाता है कि क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जब बारिश होने वाली है, सुपर कंप्यूटर से पता लगा लेता है ना। फोरकास्टिंग होती है वेदर की, मौसम विभाग की फोरकास्टिंग होती है, उससे पता लग जाता है। तो वहाँ वार्निंग देनी चाहिए। दूसरा बोला है इसने कि लाइटनिंग की सेफ्टी के लिए क्या, लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस वहाँ पे लगाने चाहिए, इंस्टॉल करने चाहिए। ऐसे डिवाइस होते हैं जी कि ये यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल कर दिए, कोई भी डिवाइस, तो ये क्या, जब लाइटनिंग बिजली पड़ेगी तो इसको कैप्चर कर लेंगे, समझे। तो वहाँ पे जो भी हानि हो रही है, जो भी नुकसान हो रहा है डेथ पे, तो होने से बच जाएगा। तो ऐसी डिवाइस इंस्टॉल करने चाहिए। अब लाइटनिंग से गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखते हैं। लाइटनिंग से गवर्नमेंट में पड़ता है जी, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अनाउंस किया हुआ है कि कोई भी विक्टिम, अगर कोई भी इंसान नेचुरल डिजास्टर से नुकसान हो उस पर, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, ये लाइटनिंग तो नेचुरल डिजास्टर है, ये प्राकृतिक आपदा संकट, तो इनसे नुकसान होगा तो उसे 4 लाख रुपए कंपनसेशन इंक्रीज़ कर दिए गवर्नमेंट ने 2015 में, कि उसको 4 लाख रुपए एज ए मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को 359 करोड़ रुपए खर्च हो गए कंपनसेशन की वजह से ही, समझे। और 13,924 फैटेलिटीज़ हो गई हैं, मृत्यु हो गई हैं लास्ट 5 ईयर में। ये पिछले 5 साल का डेटा है, 5 साल में इतने तो खर्च हो गए हैं कंपनसेशन देने में ही गवर्नमेंट के, 359 करोड़। अब इस लाइटनिंग से नुकसान किसको, एनिमल लाइफ को भी होता है। अब पशु वगैरह को थोड़ी ना पता है जी, एनिमल्स को, तो उनको भी नुकसान हुआ इससे, समझे। अब लाइटनिंग होती क्या है, ये प्रोसेस जानते हैं अच्छे से। इसके लिए अलग पेज लेते हैं और इस पे समझेंगे इसे। ये जी आपका बादल, ठीक है, ये है अर्थ सरफेस। ये बादल क्या है, अर्थ से ऊपर 1 to 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है, और यहाँ 12 to 13 किलोमीटर ऊंचाई तक, हाइट तक, 12 to 13 किलोमीटर, समझे। 12 से 13 किलोमीटर तक, 1 से 2 किलोमीटर से लेकर 12 से 13 किलोमीटर की हाइट तक बना हुआ है, ये क्लाउड है।
तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं ना, जो वाटर वेपर होता है जी, वाटर गैसियस फॉर्म में होता है ना, उसी को बोलते हैं वाटर वेपर। आपने देखा होगा ये जी आपका पेन, मतलब आपका बर्तन है जी, और ये है आपकी गैस, यहाँ पे आग लग रही है इसमें। तो जब आप गर्म करते हो, मान लो पानी को गर्म करते हो, ये पानी है इसमें, तो ये इसमें वेपर निकलते हैं, भाप निकलती है, स्टीम निकलती है ना। तो ये स्टीम क्या है, ये वाटर ही है वेपर फॉर्म में, ये वाटर ही है वेपर फॉर्म में, समझे, मतलब गैसियस फॉर्म में, वेपर गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। और आपको पता होगा जब आपके इस ऊपर हाथ लगाते हो तो क्या है, पानी आपके हाथ गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो सरफेस मिल जाता है इसको, समझे। तो क्या है, वाटर वेपर किस में, वाटर में बदल जाता है दोबारा। अब यही प्रोसेस है, ये आपको समझना है यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन पे ध्यान रखने, ठीक है। ये फॉर्मेशन पूरा इसे कर देते हैं डिलीट। अब आओ ये जी क्लाउड आपका। तो जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब भी एयर गर्म होती है, वार्म होती है, हल्की होती है, लाइट, तो ये क्या है, ऊपर मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है, समझे, अपवर्ड मूव करेगी। तो ये क्या है, ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, सेचुरेशन पॉइंट, कि इसका टेम्परेचर कम हो जाता है यहाँ के मुकाबले, रिलेटिवली, समझे। जितना यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यहाँ पे जाने पे कम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ना सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है एक इसका, फिर कंडेंसेशन हो जाता है इसका, कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा, संघनन बोलते हैं, संघनन क्रिया हिंदी में, संघनन, कंडेंसेशन हो जाता है। कैसे, जो वाटर वेपर होता है ना, ये बदल जाता है किसमें, या तो वाटर में या फिर आइस में, बर्फ़ में, आइस क्रिस्टल बोलते हैं जी, बर्फ़ के टुकड़े, आइस क्रिस्टल, CRIYSTAL, या तो वाटर में बदलेगा या क्रिस्टल में। और वाटर क्रिस्टल में कब बदलेगा, ये बदलेगा जी, ये अगर यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे कहाँ पे, ऊपर जब ये गया है, ये ऊपर गया है ना, यहाँ पे अगर टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो किस में बदलेगा, आइस में, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होगा तो बर्फ़ जम जाएगी, आइस। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा तो ये क्या है, वाटर फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे पता है आपको, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने जब वो पानी गर्म किया था भगोने में, बर्तन में, तो आपने हाथ लगाया, तभी तो आपके ये वाटर वेपर किस में बदले, वाटर में बदले ना, तभी जब हाथ लगाया था आपने अपना। लेकिन यहाँ पे तो कोई हाथ नहीं ले जा सकता ना इतने ऊपर, यहाँ हाथ इसके क्या होते हैं, डस्ट, धूल होती है, धूल के पार्टिकल, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पॉल्यूशन वगैरह। तो यही क्या करते हैं, इसके हाथ का काम करते हैं, और इन पे ये वाटर में या क्रिस्टल फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में जम जाता है, और ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, समझे, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जब भी कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल हो जाते हैं, यही क्या है, स्नोफॉल होता है। आपको पता ना, ओले पड़ते हैं, ओले। तो ये इसकी वजह से जब यहाँ पे 0 डिग्री से कम सेल्सियस रहेगा तो ये बर्फ़ की फॉर्म में मतलब बर्फ़ की फॉर्म में बदल जाएगा। और फिर ये क्या है, ओले की तरह बारिश होगी, ओले की बारिश होगी, जब आपने देखा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है तो एज ए पानी वाटर की फॉर्म में बरसेगा, रेनफॉल होगा, समझे। अब ये तो क्लाउड फॉर्मेशन और बारिश का प्रोसेस हो गया। अब जो ये जा रहा है ना वाटर ऊपर, ये क्या है, यहाँ पे कॉलिजन होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। कैसे कंटिन्यूसली कैसे चलता रहता है, क्योंकि इसे एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी जी कंटिन्यूस चलने के लिए, वो यहाँ से आएगी जब कंडेंसेशन हुआ था ना, जब यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ था, वाटर वेपर बदला था आइस में या फिर वाटर में। तो जब बदलेगा तो हीट रिलीज करेगा, ये समझ रहे हो। अब वाटर वेपर है, पानी गर्म क्यों है, क्योंकि इसमें हीट है ना, हीट है तभी तो गैसियस फॉर्म में है। अगर ये हीट लॉस करेगा तो ये आइस में बदलेगा, वाटर में बदलेगा, तो हीट लॉस करेगा ये, जो ये हीट निकलती है। अब ये हीट यहाँ से आई, हीट, और ये हीट ना जो यहाँ पे वाटर वेपर होता है, फिर दोबारा इसको हीट प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड हो गई, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है।
जब भी प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है तो क्या होता है, ये क्लाउड है, ये चल रहा है कंटिन्यूसली, तो कॉलिजन होता है यहाँ पे, कॉलिजन पार्टिकल्स का, और कॉलिजन होने से, घर्षण होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। समझे जी, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपने क्लास में पढ़ा होगा, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो आपने घरों में देखा होगा ना, आपकी वायर आती हैं, 2 वायर घरों में आपकी बिजली आती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है, एक पॉजिटिव। अगर दोनों ये टकरा जाएं तो आपको पता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है और यहाँ से आग निकलती है, जल जाते हैं ये। कभी टकरा के देखना 2 तारों को, टकरा के मत देखना जी, नुकसान हो सकता है, मैं बता रहा हूँ बस आपको। तो नेगेटिव पॉजिटिव तार जब टकराते हैं वायर, तो क्या होता है, हीट निकलती है इनसे, हीट निकलती है। यही यहाँ पे प्रोसेस होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं तो हीट निकलती है। समझे, हीट निकलती है तो उसे लाइटनिंग बोलते हैं। बादलों में जब दिखाई देती है ना लाइटनिंग, बिजली अर्थ से, तो हमें रेडिश फॉर्म में ऐसे दिखाई देती है। अब जो लाइटनिंग निकलती है ना, इसके जो वोल्टेज होती है जी, कम से कम 10 बिलियन, ये लगभग 10 बिलियन वोल्ट के बराबर। और आपके घरों में पता है ना 2240 लगभग 240 वोल्ट की बिजली आती है आपके घरों में, वही कितना नुकसान कर सकती है। और ये लगाओ 10 बिलियन वोल्ट, समझो, अब सोच लो कितना नुकसान कर सकती है ये। तो ये लाइटनिंग हो गई आपकी, लाइटनिंग बन गई। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है जी आपके, ये क्लाउड है तो यहाँ पे लाइटनिंग भी बन गई। अब यहाँ पे बीच में ना, क्लाउड के बीच बीच में एयर पैकेट होते हैं, एयर कॉलम, मतलब एयर कॉलम कुछ नहीं है जी, एयर ही होती है एक, मतलब इतने पार्ट में अगर एयर है, हवा है, तो यही इसे बोलते हैं एयर कॉलम या एयर पैकेट, समझे। तो ये हवा है, जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टकराने से लाइटनिंग होगी, तो हीट से, और हीट का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग यही 10 बिलियन वोल्ट होता है। तो समझ लो इसका 10 बिलियन वोल्ट से कितना टेम्परेचर पैदा होगा, और हीट पैदा होगी, समझे, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट से क्या है, ये एयर है एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड का मतलब फैलेगी, और अचानक से फैलेगी, इमीडिएटली एक्सपेंड करेगी, तो क्या होगा, गर्जन पैदा होगी, थंडर, उसे बोलते हैं थंडर। आपने गर्जन सुनी होगी ना, मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है जी, अभी भी थंडरिंग हो रही है, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, आपके वहाँ पे पता नहीं हो रही है नहीं। तो थंडर का मतलब है जी गरजना, गड़गड़ाहट, आपने सुना होगा। तो थंडरिंग होगी इस एयर पैकेट के फैलने से, एक्सपेंड होने से, समझे। अब जब थंडरिंग होगी तो ये क्या है, जो लाइटनिंग है ये नेगेटिव चार्ज है इसमें, समझे। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, फिर पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा होता है। ये लगा लो, ये आपका एक साथी है, दूसरा साथी है, ये अपने दूसरे साथी की तलाश में है, उसे ढूंढ रहा होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारी अर्थ है, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या है, जब थंडरिंग होती है 15 से 20% जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, वो पृथ्वी की तरफ मूव कर जाता है। उसे दिखाई देता है, हाँ यहाँ पे है मेरा साथी पॉजिटिव, ये इधर मूव कर जाता है, समझे। जब ये इधर मूव कर जाता है तो बीच में एयर भी तो होती है भाई, ये क्लाउड है, समझे, और ये अर्थ है। जब नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, बीच में एयर भी है, समझे। और एयर क्या है, एयर जी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, समझे, सॉरी हीट नहीं यार, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जी बिजली का कुचालक है ये। मतलब आपने देखा होगा ना, एल्यूमिनियम वायर होती है, उससे बिजली करंट पास हो जाता है आसानी से, लेकिन वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से थोड़ी ना करंट पास होता है, आपने देखा होगा, बिजली पास थोड़ी ना होती है। तो ये बिजली क्या है, पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। और ये एल्यूमिनियम में क्या है, गुड कंडक्टर है, मतलब सुचालक है, ये कुचालक है वुड। तो एयर भी क्या है, पुअर कंडक्टर है, मतलब बिजली पास तो हो जाती है, करंट इसे इलेक्ट्रॉन, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो ये क्या है, ऐसा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन कि कम समय में अर्थ के पास पहुंचा जा सके। तो फिर क्या, वो रास्ता क्या मिलता है जी, वो मिलते हैं जी बड़े बड़े ट्रीज़ या बिल्डिंग या पेड़, ये ट्रीज़, या फिर आपके मोबाइल टावर, ये इन पे। अब आपको समझ आया ये कि मोबाइल टावर या बड़े बड़े पेड़ों पे या बिल्डिंग पे ही बड़ी पे बिजली क्यों गिरती है, क्योंकि इन्हें छोटा रास्ता चाहिए होता है, इन्हें
क्योंकि एयर है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये एयर और ये मोबाइल टावर यहाँ से, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे भी, तो ये इसके रास्ते अर्थ पे आ जाते हैं, समझे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बारिश हो, थंडरिंग हो, गर्जन हो, लाइटनिंग हो, बिजली चमक रही हो बादल में, तो पेड़ के नीचे, बड़ी बिल्डिंग और इनसे बचना चाहिए। और लेकिन बिल्डिंग वगैरह पे क्या है कि ये लाइटनिंग डिटेक्शन या प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाते हैं, अर्थिंग करते हैं अच्छे से, जिससे कि लाइटनिंग गिरे तो नुकसान ना हो, वो अर्थ में चला जाए चार्ज जो भी हो, समझे। तो इसके थ्रू ये अर्थ पे आ जाता है, और ये पूरा प्रोसेस होता है लाइटनिंग का आपका। आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसे ही पूरा करते हैं। पहले तो अपना ये टॉपिक कहाँ है, ये देखते हैं। ये आ गया जी अपना टॉपिक, ये जी लाइटनिंग मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे इसमें इतना कुछ नहीं लिखा है जितना मैंने समझाया आपको। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है जी, आपने पढ़ा भी होगा लाइटनिंग, नहीं पढ़ा है तो आज समझ में आ गया होगा। अब ये लिखा है थोड़ा, इट इज़ ए रैपिड और मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में ये डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, टूवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ, समझे। ये लिखा है इसमें, इतना ही न्यूज़ था इसके रिलेटेड। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जी, व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया क्या है ये देखना आपको। एनीमिया क्या है जी, इंडियन वुमेन और चिल्ड्रन में ये बहुत ज़्यादा एनीमिया पाया जाता है। एनीमिया होता क्या, अभी बताऊंगा होता क्या है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 2019-20 की, ये 5वीं सर्वे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th आई थी कब, 2019-20 में। और याद रखना पहली कब आई थी, 1992 से 1993, ये याद रखना है आपको। पहली सर्वे जो हुई थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और कराता कौन है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मंत्रालय कराता है, समझे। अब ये सर्वे हुई है, इसमें सर्वे में बताया कि जो भारतीय वूमन है, महिलाएं और चिल्ड्रन, बच्चे हैं, उनमें एनीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, ये सर्वे में बताया है। एनीमिया है क्या, एनीमिया जी हमारे ब्लड है ना, जो सेल ब्लड है, खून, उसमें रेड ब्लड सेल होती हैं, उनकी कमी हो जाती है, या फिर हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन, उसकी कमी हो जाती है। और उसकी कमी से मतलब आयरन की कमी होगी बॉडी में, आयरन की कमी से हो गया आपका क्या, एनीमिया। और इससे होता क्या है, इसकी कमी से होता है जी, फील टायर्ड, आपको थकावट महसूस होगी, कोल्ड होगा, डिजी होगा, चक्कर आने लगेंगे, डिजी का मतलब चक्कर, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ाहट होगी आपको, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में परेशानी होगी। ये इसके सिम्टम होते हैं जी, सिम्टम मतलब लक्षण। और किसकी कमी से होता है जी, जब आप अपनी डाइट में प्रचुर मात्रा में इनफ आयरन, फॉलिक एसिड और B12, विटामिन B12, ये 3 नहीं ले वो ना, तब आपको हो जाएगा एनीमिया। याद रखना, सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होता है, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये कॉज है जी एनीमिया होने के, समझे। हमारी कंट्री में क्यों ज़्यादा है, अब ऑब्वियसली जब ये इसकी कमी से होता है तो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 ये कम मात्रा में लिए जाते होंगे लोगों के द्वारा अपनी डाइट में, इसलिए होता है। और ये याद रखना है कि जो वूमन, महिलाएं हैं, आदमियों से ज़्यादा महिलाओं में होता है, वूमन में मेंस से ज़्यादा वूमन में होती है आयरन डेफिशिएंसी, समझे। और एनीमिया भी वूमन में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जी आपको पता होगा वूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर महीने ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा आयरन लॉस हो जाता है उस प्रोसेस में, आयरन, एक तो उससे आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई महिला प्रेगनेंस है, गर्भ से है, प्रेग्नेंट है, तो आयरन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है बॉडी को, और वो इतनी आयरन ले नहीं पाते हैं, तो जो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं अपनी डाइट में, तो एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से। तो वुमेंस को आयरन की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि दूसरा कारण क्या है, एक तो जी लैक ऑफ मिलेट है हमारी डाइट में, मतलब मोटे अनाज होते हैं ना, मिलेट का मतलब जैसे आपका बाजरा हो गया, या जौ हो गया, बारले, या आपका ज्वार हो गया, समझे, या फिर आपका हो गया मक्का, मेज, कॉर्न। तो ये अनाज हैं, ये जो हैं मिलेट, ये कम मात्रा में ले जाते हैं। और मोस्टली जो डाइट है राइस और वीट पे डिपेंड है हमारे इंडियंस की, या तो चावल खाएंगे या वीट रोटी गेहूँ की, समझे। और आयरन मिलता किससे है अधिकतर, या तो मोटे अनाज ये मिलेट, ज्वार, बाजरा, मक्का, मेज, या फिर ग्रीन या लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों से। और आपका गुड़ में भी मिलता है जी, और केले, बनाना,
फ्रूट में भी मिलता है। तो इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है इंडियंस की डाइट में, इसलिए होता है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है जी, ये देखो यहाँ पे लिखा है डोमिनेंस ऑफ पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। मतलब जी ये जो पैकेज फूड आ रहे हैं ना आजकल, स्विगी से मंगा लेते हैं फूड, या फिर बर्गर चाउमीन खा लेते हैं, तो लोग ये बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और जो प्रॉपर डाइट है, न्यूट्रिशनल डाइट, उसको कम फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसका जो मात्रा बढ़ गई हमारी डाइट में इंडियंस की में, इसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये याद रखना आपको, वुमेन्स में ज़्यादा होता है मेन से, समझे। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये क्या है, अभी क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, नींव। फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है नींव रखी है किसकी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, ये है जी, ये जी आपका, इसमें इसके अंदर ना, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर, अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो लाइट हाउस प्रोजेक्ट किसके अंदर आता है। ये आता है जी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। ये किसके अंदर है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। देखो जी, ये है जी लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ये किसके अंदर है, ये GHTC के, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, और ये क्या है, चैलेंज इंडिया, इसके अंदर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है जी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। आपको पता है घर बनाने के लिए, इंडिया में गरीब लोगों के घर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में एक स्कीम चलाई थी। कौन सी, 2015 में कौन सी चलाई थी, 2015 या 17 में, ये आप कंफर्म कर लेना, मुझे ध्यान से उतर गया, शायद 15 या 17 कोई सा है, तो शायद 15 ही है जी, 2015 ही है, हाँ कंफर्म। तो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी, अर्बन, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, और रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अर्बन रूरल दोनों के लिए चलाई थी, कि गरीब लोगों के लिए घर बनाने हैं, सबके लिए, हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल। कब तक, 2022 तक। याद रखना आपको ये डेट, UPPCS में तो यही पूछ लिया था, हाउसिंग फॉर ऑल कब तक, 2022 तक देना है सबको बना के। लगभग 2 करोड़ घर बनाने हैं जी, 2 करोड़। तो ये इसके अंदर, ये अर्बन शहरी क्षेत्र, ये रूरल के अंदर नहीं है। जो ये बात हो रही है अभी हमारी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, किसके अंदर है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन के अंदर, और उसी के अंदर ये GHTC है, इसके अंदर आए ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसमें भी क्या है, घर बनाए जाएंगे, 2 करोड़ घर 2022 तक। ये देखो जी, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अभी जो बनाए जा रहे हैं 6 स्टेट में बनाए जा रहे हैं। किसमें, उनमें जगह एक इंदौर मध्य प्रदेश में, आपका राजकोट गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में, रांची झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा में, और लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। कम से कम 1000 हाउस बनाए जाएंगे इस लोकेशन पे अभी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर। और उस योजना के अंदर जो PM आवास योजना है आपकी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। और इसके अंदर जो GHTC है प्रोग्राम, उसके अंदर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, इसमें अभी 6 ये प्लेस हैं जो आपको बताएं, 1000 हाउस बनाए जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि 12 महीने में पूरा किया जाएगा, ये 1000 हाउस का, 1000 हाउस का। जो क्या बनाए जाएंगे, ये जी आपके घर बनते हैं, आपको पता होना कि ईंट से बनते हैं, ब्रिक से, या मोटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट वगैरह से बनते हैं। तो ये इनके अलावा ऐसे प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे घर बनाने के लिए जो इकोनॉमिकल हों, मतलब कम सस्ते हों, सस्टेनेबल, ज़्यादा चलने वाले हों, ड्यूरेबिलिटी हो, हाई क्वालिटी हो। जैसे आपको पता है त्रिपुरा अगरतला में घर बनाना है, वहाँ पे बांस से भी बन जाते हैं, बैम्बू से अच्छे घर जो बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो ऐसे मटेरियल भी यूज़ किए जाएंगे, इनके अलावा अदर मटेरियल, समझे, इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यही है आपके। और इंदौर जैसे शहरों में मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। मोनोलिथिक का मतलब है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और मोनो का मतलब सिंगल, एक। तो मोनोलिथिक का मतलब स्टोन से भी घर बनाया जा सकता है। आपको पता है ना, अलोरा और अजंता की जो केव है, अजंता की केव में गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वो पत्थर को काट के बनाई हुई है, एक ही पत्थर से काट के बनाई हुई है लोगों ने, जब वो बनाई थी कितने हज़ारों साल पहले। तो ऐसे ही इनके घर भी, जहाँ पे मान लो माउंटेन एरिया, हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, वहाँ पे पत्थर को काट के घर बनाए जाएंगे, समझे। अब ये क्या है, मैंने बता दिया, ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किसके अंदर है, ये 2019 में लॉन्च किया था। याद करना, PMY तो 2015 में लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसके अंडर ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज 2019 में, समझे। और इसका टारगेट क्या है, GHTC का, इसका टारगेट है जी, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है,
जो अफोर्डेबल हाउस बना के देना है लोगों को घर, वो जल्दी से जल्दी बनाए जाएँ, फास्ट ट्रैक। क्योंकि टारगेट मीट करना है कौन सा, 2 करोड़ घर बना के देने हैं जो 2022 तक इस योजना के अंदर, PMAY अर्बन के अंदर, समझे। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है GSTC टेक्नोलॉजी कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज हो सकती है, इसका काम ये है GSTC का, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। और सपोर्ट लेता है आशा का। आशा क्या है, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर, इसकी सपोर्ट लेता है। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा ना हिस्ट्री में। तो ये जी सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 में पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहरा दिया था अपने इंडिया का, ट्राई कलर। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है ना, अंडमान एंड निकोबार में है, उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। वहाँ पे 1943 में 30 दिसंबर को झंडा फहरा दिया था। कैसे, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर पे पहुँचे थे ये बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में। और जो ये पोर्ट अंडमान निकोबार है ना, ये अंडमान निकोबार जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपने पढ़ा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान जापान ने ये कैप्चर कर लिया था। जापान ने कैप्चर कर लिया था अंडमान निकोबार को, मतलब अधिकृत, जापान ने अपना अधिकार ले लिया था, जापान ने छीन लिया था, ये समझ लो। तो ये जापान के अंडर में था। लेकिन 1943 में क्या है, ये सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया जापान ने, समझे। जापान ने दे दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था 1943 में, तो ये बोस जी को दे दिया। क्योंकि बोस जी ने बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट या आज़ाद हिंद फौज, आपने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। तो इसको सौंप दिया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को। अब ये क्या थी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को बनाया था, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जी। प्रोविजनल का मतलब होता है जैसे आपका जाते हो डिग्री पास की तो आपको जो है परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं देते, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देते हैं ना। तो ऐसे ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अभी परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है। कब बनाई थी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। कहाँ पे, सिंगापुर में बनाई थी ये, जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे, समझे। तो इस आज़ाद हिंद फौज को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये जी अर्जी हुकूमत है आज़ाद हिंद। और इस जब ये सिंगापुर में बनाई थी, आज ये किस लिए बनाई थी कि भारत को आज़ादी दिलानी है, इंडिया को आज़ादी दिलानी है, आज़ादी के लिए लड़ना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। और इसको जो आज़ाद हिंद थी, इसको सपोर्ट किया था जापान ने भी, क्योंकि जापान ने तो अंडमान निकोबार आइलैंड ही दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को, और वहाँ पे ट्राई कलर फहरा दिया था, अपने झंडा फहरा दिया था। तो जापान ने तो सपोर्ट किया था। दूसरा जर्मनी ने भी, जर्मनी, नाजी का शासन हुआ करता था, पता है आपको, हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, जब हिटलर का शासन हुआ करता था जर्मनी पे। और दूसरा इटालियन सोशल रिपब्लिक, मतलब इटली ने भी, और भी अलाई थे, अलाई का मतलब साथी थे, और भी बहुत कंट्री थे जिन्होंने साथ दिया था। तो किस लिए मैंने बता दिया, फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलानी थी इंडिया को, इसलिए। तो ये क्या थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब है जी, एग्जाइल का मतलब है जी, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से चले गए थे ना, भाग गए थे इंडिया से बच के ब्रिटिशों से, कि फिर इन्होंने बाहर बनाई थी सिंगापुर ये गवर्नमेंट, तो इसलिए बाहर से, इंडिया के बाहर से काम कर रही थी, इसलिए बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल, एग्जाइल मतलब बाहर से। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बनाई थी, ये मैंने बता दिया है। किस किस ने और ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो देखते हैं इसमें, हु वर पार्ट ऑफ दिस। इसके अंदर जी जो प्रिजनर थे ना, एक्स प्रिजनर मतलब कैदी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कैदी बना रखे थे, उन कैदियों को छुड़ाया सुभाष चंद्र बोस जी ने, उनको पार्ट बनाया प्रोविजनल गवर्नमेंट का, अपनी आर्मी में उनको जगह दी। दूसरा, कुछ वॉलंटियर थे, सिविलियन वॉलंटियर, कहाँ से, मलाया से, मलेशिया कोई पहला नाम था जी, मलेशिया आपने कंट्री पढ़ा होगा ना। एक बर्मा थी, बर्मा म्यांमार का पहला नाम था। तो इनसे जो वॉलंटियर थे, अपनी मर्जी से लोग आए थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस गवर्नमेंट बनाने में और आज़ाद हिंद फौज में। तो इन्होंने, दूसरा, बोस जी खुद इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर ऑफ वार भी थे, और फॉरेन मिनिस्टर भी थे, मतलब विदेश मंत्रालय भी इनके हाथ में था, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रधानमंत्री भी, और मिनिस्टर ऑफ वार भी थे। 3 पोजीशन थी जी सुभाष चंद्र बोस के। ये इंपॉर्टेंट है, कभी आप कहो, ये स्टेटमेंट में दे के पूछा जा सकता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट थे बोस जी के पास। प्रधानमंत्री भी खुद ही थे, मिनिस्टर ऑफ वार और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी, विदेश मंत्री।
और एक वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, महिला की ऑर्गेनाइजेशन थी इस गवर्नमेंट के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको हेड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। और दूसरा एक विंग थी इसकी पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा विंग, उसको कर रहे थे एस ए अय्यर हेड, समझे। और दूसरा एक इसमें रास बिहारी बोस भी थे, रास बिहारी बोस, ये थे सुप्रीम एडवाइज़र। ये कौन थे? सुप्रीम एडवाइज़र थे इस गवर्नमेंट में रास बिहारी बोस। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ अदर पॉइंट जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जी 1938 में हरिपुरा का सेशन हुआ था नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और 1939 में त्रिपुरी में, इन दोनों में प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस के। आपको पता है ना आईएनसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई थी, हर साल इसका अधिवेशन होता था, सेशन में प्रेसिडेंट चुना जाता था, इसका इलेक्ट होता था। और उस दौरान प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था तो एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार, याद रखना 2 टाइम्स प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे आईएनसी के। क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी कितनी बार हुए? महात्मा गांधी जी एक ही बार हुए थे 1924 में, बेलगाम सेशन हुआ था, बेलगाम सेशन, याद रखना बेलगाम, तो एक ही बार हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस 2 बार हुए थे आईएनसी के। कब? एक तो 1938 में हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी सेशन में। ये यहाँ पे हरिपुर लिखा है जी, लेकिन आपकी बुकों में हरिपुरा भी लिखा होगा, देखना आप, और त्रिपुरी। तो लेकिन जब 1939 में हुए थे ना इलेक्ट ये बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, तो क्या था, 1939 का सेशन हो रहा था, एक तरफ खड़े थे सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरी तरफ खड़े थे पट्टाभी सितार मैया। इनको सपोर्ट था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सितार मैया बने प्रेसिडेंट आईएनसी के, समझे। लेकिन बन गए सुभाष चंद्र बोस जी, इनको इलेक्ट कर दिया। इलेक्शन होता था ना आईएनसी में भी, वोट डलती थी, जिसको ज़्यादा वोट आ गई वही इलेक्शन में जीत गया, वही प्रेसिडेंट बन गया। 1 साल तक प्रेसिडेंट रहता था, फिर दूसरे साल होता था ऐसे ही। तो 1939 में क्या हुआ था कि कौन बन गए थे? ये सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सितार मैया बने। लेकिन इससे फिर नाराज़ भी हुए महात्मा गांधी जी। लेकिन इसकी वजह से फिर क्या, 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया, मतलब अध्यक्ष थे जो इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसको छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, और फिर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली। लेकिन वो विद इन कांग्रेस ही थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। विद इन स्टेटमेंट में यही पूछ लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसे फॉरवर्ड ब्लॉक भी बोलते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना, सिर्फ खाली फॉरवर्ड ब्लॉक भी बोलते हैं या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये विद इन कांग्रेस बनाई थी। स्टेटमेंट में इतना ही दे देता है कि ये आउटसाइड इंडिया थी, वो गलत हो जाएगा, मतलब आउटसाइड कांग्रेस थी, वो गलत हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस से बाहर नहीं बनाई, कांग्रेस के अंदर ही, विद इन कांग्रेस, समझे, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इतना ही था इनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा कोर सेक्टर से। कोर सेक्टर है जी ऐसे सेक्टर जो हमारे कंट्री के चलाने के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेक्टर को बोला जाता है कोर सेक्टर। और कोर सेक्टर में रखे गए 8 सेक्टर रखे गए। कौन कौन से? एक है जी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? एक तो कोयला, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, मतलब जो आपके फर्टिलाइज़र होते हैं ना, खाद वगैरह, कृषि में, खेती में डलते हैं, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पता है ना इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट ये कितने ज़रूरी हैं, तो यही 8 कोर सेक्टर में रखे गए हैं। अब ये 8 कोर सेक्टर है ना, जो IIP होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक इंडेक्स होता है जी जो हर साल कौन रिलीज़ करता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय इसे रिलीज़ करता है। इसके अंदर कौन है? ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये एक ऑफिस है जी, इकोनॉमिक एडवाइज़र का ऑफिसर है। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये रिलीज़ करता है हर साल, किसे? IIP को रिलीज़ करता है इसको, इंडेक्स को। तो इसके अंदर ये वेटेज बनाती है, जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर IIP के अंदर ये भी आती है, और इनका वेटेज कितना है? 40%, ये याद रखना, 40%। और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा जी रिफाइनरी प्रोडक्ट का, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ये घटते क्रम में। आपको याद कर रखना सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका है। सबसे ज़्यादा वेट है जी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट का।
और कम किसका है, फर्टिलाइजर्स का, खाद का, ये याद रखना है। और रिफाइनड प्रोडक्ट का लगभग है 28% के लगभग है, ठीक है, इतना याद रखना है। रिफाइनड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा, फर्टिलाइजर का कम, इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा काला अजहर। काला अजहर क्या है, ब्लैक फीवर को भी बोलते हैं जी, ब्लैक फीवर मतलब काला बुखार, समझे। ये अधिकतर होता कहाँ पे, अभी जो सर्वे आई है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे प्रभावित मिले हैं इसमें, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट आपको याद रखने हैं। 4 स्टेट कि काला अजहर इन स्टेटों में ज़्यादा पाया जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, समझे। और ये होता कैसे हमें ये और याद रखना, वो तो 4 स्टेट आपको याद रखने हैं। दूसरा, डिसीज़ किस किस से होती है, इन्फेक्शन से होती है, और इन्फेक्शन का नाम है जी लेशमानिया पैरासाइट, याद रखना है, पैरासाइट से होती है। जैसे कोरोना वायरस से होता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है, और बहुत सारी बीमारी फंगी से वगैरह से भी हो जाती हैं। तो ये किससे होता है, पैरासाइट से, याद रखना पैरासाइट। पैरासाइट का नाम लास्मीनिया पैरासाइट। और ये फैलती कैसे हैं, इससे तो हो गया पैरासाइट से, फैलाएगा कौन, स्प्रेड कौन करेगा इसको, स्प्रेड करेगा जी सैंड फ्लाई बाइट्स, मतलब जो आपकी मक्खी होती है ना, मक्खी काटती है, मक्खी से फैलता है ये, इस पैरासाइट को फैला देती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसकी वजह से क्या क्या अफेक्ट होते हैं, किसको प्रभावित करता है जब ये काला अजहर होता है, ये जी स्प्लीन को प्रभावित करता है, और लीवर जो हमारा होता है, और बोन मैरो को ये अफेक्ट करता है। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता, लक्षण ही नहीं होते, मान लो इनको काला अजहर हो गया, इनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखेंगे। लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनमें क्या है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, इससे वेट लॉस होने लगता है, वजन कम होने लगता है, और स्प्लीन और लीवर में, स्प्लीन और लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग का मतलब सूजन हो जाती है, समझे। और इसे पैरासाइट को किल करने के लिए मेडिकेशन भी है, दवाइयाँ भी उपलब्ध है। कभी कभी ये आ जाता है स्टेटमेंट में, इसके लिए क्या दवाई है, मेडिकेशन है, बिल्कुल जी है, मेडिकेशन है। और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए ना, फैटल, मौत, बहुत घातक हो सकता है, इसकी मृत्यु भी हो जाती है काला अजहर की वजह से। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मेरी तबीयत ख़राब है जी, 2-3 दिन से, बुखार तो नहीं हुआ, सिर्फ कोल्ड और जुकाम और खांसी हो रखी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, इसलिए बीच बीच में थोड़ा ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। एशियन डेवलपमेंट न्यूज़ में इसलिए था जी, अभी हिमाचल प्रदेश और असम को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है, समझे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है, इनको ऋण दिया उधार। हिमाचल प्रदेश को किस लिए दिया है, इसको दिया है जी हॉर्टिकल्चर करने के लिए। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर खेती होती है जी, कृषि, किसकी क्रॉप कल्टीवेशन होता है इसमें, इसमें जी फ्लावर का होता है, फूल का, समझे, और फ्रूट का, फलों का, और होता है जी आपका वेजिटेबल्स, सब्जियां, और होती हैं जी नट्स, नट्स होते हैं जैसे काजू बादाम होते हैं ना आपके, एलमंड्स वगैरह, एलमंड्स, काजू बादाम, इनका, ये सारी चीज़ हॉर्टिकल्चर में आती हैं। अगर फ्लावर की, फूल की, फ्रूट की, फल की, वेजिटेबल, सब्जियों की, नट्स की खेती करते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को इसलिए दिया है और असम को भी दिया है, समझे। अब इनको लोन कितना दिया है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट था, हॉर्टिकल्चर के लिए दिया था। हॉर्टिकल्चर जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, हॉर्टिकल्चर होता है क्या है, समझे, वो मैंने बता दिया आपको। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है क्या, ये जानना ज़रूरी है। ये क्या होता है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, एशिया में बना हुआ है जी। एशिया में कहाँ पे बना हुआ है, मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस कंट्री आपने देखो है ना, जापान के नीचे है थोड़ा, और जो इंडोनेशिया उसके ऊपर, वियतनाम के पास, मैप में देखना, मैंने बहुत बार दिखाया है मैप में। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये होता जी 19 दिसंबर 1966, ये डेट याद रखनी है, 1966 में बना था ये, और हेडक्वार्टर याद रखना मनीला, फिलीपींस में था। ये देखो जी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है एशिया में, हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है उसको। और ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे वर्ल्ड बैंक काम करता है ना, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड बैंक जैसे काम करता है। और वोटिंग सिस्टम है ना, जो जैसे वोटिंग सिस्टम है वो भी सिमिलर है वर्ल्ड बैंक के, मतलब जो जितना ज़्यादा पैसा देता है उतनी ज़्यादा उसकी वोटिंग पावर है, समझे। जितना ज़्यादा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसका ज़्यादा कैपिटल का मतलब समझ लो जी पैसा, सिंपल भाषा में। और इसमें दिसंबर 31 और 2018 तक सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग थी, सबसे ज़्यादा पैसा जिसका लगा हुआ था, जापान और यूएस का था, जापान और अमेरिका का। तो इसमें कितने था इनकी शेयर होल्डिंग, 15.5% तक इनकी थी।
और एक स्टेटमेंट याद रखनी है जी, एशियन डेवलपमेंट ये पूछे ना, क्या सिर्फ इसमें एशिया की कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं क्या? ना ना, एशिया की नहीं है, पैसिफिक की भी है, मतलब और कॉन्टिनेंट की भी है, नॉर्थ अमेरिका, ये यूएसए भी तो है ना जी इसमें, जैसे यूएसए ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना, तो एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री नहीं है इसमें, ये याद रखना है, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे इंडिया की कितनी होल्डिंग है? इंडिया की है जी हमारी 6.3, इंडिया से ज़्यादा चाइना की होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग 6.4, बस इतना याद रखना है, कोई 6.34 ये तो याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है इंडिया की कम है चाइना से शेयर होल्डिंग इसमें, समझे, और ऑस्ट्रेलिया की इंडिया से कम है। बस इतना ही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जी नेक्स्ट, फाउंडेशन स्टोन ऑफ तिहान आईआईटी हैदराबाद, अभी नींव रखी गई है जी, फाउंडेशन स्टोन का मतलब नींव रखी गई है, इस एक इंस्टीट्यूट है जी, ऑर्गेनाइजेशन है, तिहान आईआईटी कुछ नहीं है। आईआईटी तो आपको पता होगा ना, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है? इंजीनियरिंग होती है जी आपकी, जैसे बीए वगैरह करते हैं ना कॉलेज में, ऐसे इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं आईआईटीज़ में, गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी। तो आईआईटी हैदराबाद है ना जो, उसमें बनाया गया तिहान, समझे, अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने इसकी नींव रखी है, बनाया गया है। और ये याद रखना, हमारा इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेड ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, पहला इंस्टीट्यूट होगा जो ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए काम करेगा, टेरेस्ट्रियल और एरियल दोनों, मतलब हवा में भी और ज़मीन पे भी नेविगेशन का मतलब होता है जी, आपने फ़ोन पे अपने कभी वो चलाया गूगल मैप, वो कैसे चलता है? जीपीएस से चलता है। मतलब आपको कहीं पे भी जाना है, मान लो आपको दिल्ली का एग्जांपल ले लो, दिल्ली में आपको करोल बाग से जाना है सीपी कनॉट प्लेस, तो सीपी में जाना है तो आप यहाँ पे अपने मैप पे नेविगेशन लगा के चला सकते हो ना, आपने उसमें भरा लोकेशन और आप चले जाते हो, तो यही नेविगेशन होता है, समझे। आप इसके थ्रू, जीपीएस के थ्रू, अभी तो हमारा नाविक आ गया है, नाविक जैसे यूएस का है ना जीपीएस, डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा बताने के लिए, ऐसे ही हमारा इंडिया का नाविक है, नाविक सिस्टम। तो ये सैटेलाइट भेजे गए हैं इंडिया में, 7 सैटेलाइट नाविक जिस पे काम करता है, तो आप इससे क्या लोकेशन फाउंड कर सकते हो, आसानी से जा सकते हो। तो ऐसे ही जो ये तिहान है ना, ये क्या है? नेविगेशन सिस्टम है एक ऑटोनोमस, पहला इंडिया का, क्या है कि दिशा बताएगा, ये लगा लो आप। किसको बताएगा वो मैं बताऊंगा, पहले इसके थोड़े फीचर जान लो तिहान के। ये क्या, तिहान को सेटअप करने के लिए ना एक मिशन है जी हमारा इंडिया का, क्या है? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये एक मिशन है। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ये आता है जी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है ना, उसके अंदर आता है ये विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने 135 करोड़ रुपए, 135 करोड़ रुपए दिए आईआईटी हैदराबाद को, हैदराबाद में जी, हैदराबाद पता है ना आपको कहाँ पे, तो आईआईटी हैदराबाद को दिए 135 करोड़ रुपए इस मिशन के अंदर, नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर, इसको सेटअप करने के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या तिहान की, ये है जी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये इतना लंबा चौड़ा नाम याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपको तिहान याद रखना है, समझे। तिहान हैदराबाद में सेटअप किया गया, और किस लिए सेटअप किया गया? ये काम नेविगेशन सिस्टम का काम करेगा। किसको बताएगा दिशा? ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये यूएवी दिखाई दे रहा है ना आपको, यूएवी मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या होता है? अनमैन्ड का मतलब जिसमें मैन ना हो, एरियल मतलब हवा में, व्हीकल मतलब कोई डिवाइस, मतलब गाड़ी, कोई वाहन, मतलब ये हेलीकॉप्टर ना आपका, ये हेलीकॉप्टर है, मान लो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है जी, ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर, इसमें कोई पायलट नहीं है, कोई इसमें मैन नहीं है जो ड्राइवर इसका चला रहा है, ये अपने ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इसको दिशा बताने के लिए ये तिहान क्या है, इसको डायरेक्शन बताएगा, नेविगेशन कराएगा, समझे। तो इसको नेविगेशन कराएगा। और दूसरे जो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल होंगे, समझे, रिमोटली मतलब जो पहाड़ी हिली एरियाज में जो व्हीकल ऑपरेट किए जाएंगे, उनको ये नेविगेशन कराएगा, उसमें सपोर्ट करेगा। और ये तिहान फाउंडेशन है, एक हमारा कंपनीज एक्ट है जी 2013 का कंपनी एक्ट, उसके सेक्शन 8 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, रजिस्टर कर दिया गया इस इंस्टीट्यूट को, तिहान फाउंडेशन को। कंपनीज एक्ट 2013 का है जी, उसके सेक्शन 8 में। बस आपको इतना याद रखना है इसमें के बारे में। और इसमें क्या है कि जो तिहान फाउंडेशन है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट किया है रिसर्चर ने, मतलब खोजकर्ता जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आपको ये लगा लो कहाँ से, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस से, मैथमेटिकल्स, मैकेनिकल, एरोस्पेस,
बहुत सारे डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट किया है त्यान को बनाने के लिए। यहाँ से मेंबर आएंगे, सदस्य आएंगे, इसमें काम करेंगे रिसर्च करने के लिए, समझे। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही था और आज की न्यूज़ भी सिर्फ इतनी थी। अब करेंगे अपना क्वेश्चन करंट अफेयर पे बेस्ड और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो आप तैयार हो? बोलो यस। यस, तो चलिए चलते हैं आगे जी। हमारे क्वेश्चन ये आगे जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है जी काला अजहर से रिलेटेड है। काला अजहर इज़ एंडेमिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब ये बताना किस किस स्टेट में हमारा काला अजहर है, जो ब्लैक फीवर है, काला बुखार है, किस किस स्टेट में होता है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 3 4 5 2 4 5 1 2 5। बताना जी, आपको बताओ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा आ जाए। अब बताओ जी कौन से स्टेट में? देखो जी, बिहार में मैंने बताया था, झारखंड में है, एमपी में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में। तो क्या है जी 1 2 5। तो 1 2 5 डी में ऑप्शन ये हो जाएगा। और चौथा स्टेट और है कौन सा? यूपी। यूपी में भी है, समझे। तो डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अब काला अजहर से ये दूसरा ब्लैक फीवर से कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना आपको कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद लास्मानिया फंगस। आपको ये बताना है जो ये काला अजहर होता है लेशमानिया फंगस से होता है क्या? दूसरा, ये विसरल लेशमानियासिस, जो ये फंगस है ये लेशमानिया, क्या ये स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई बाइट्स, क्या मक्खियों के काटने से फैलती है? बताओ जी कौन सा फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड दोनों या दोनों गलत है? देखो जी, मैंने बताया था लेशमानिया पैरासाइट है, फंगस नहीं है, पैरासाइट। चीख चीख के मैंने गला फाड़ के बताया था पैरासाइट है, तो ये गलत हो जाएगा, समझे। और ये दूसरा सैंड फ्लाई, मक्खियों के काटने से फैलती है, ये सही है करेक्ट। तो सेकंड बी करेक्ट हो जाएगा इसका, समझे। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है? हॉर्टिकल्चर फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया था, हिमाचल प्रदेश को एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया हॉर्टिकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी आती है फार्मिंग, वो बताना है आपको। फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स या ऑल ऑफ द अबव? बताओ जी। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन है जी। फ्रूट भी आते हैं, वेजिटेबल, नट्स भी, और फ्लावर भी आते हैं, फूल। इनकी खेती को करने को भी हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है जी? चाइना में, इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस? बताओ जी। बताया था जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी आंसर, फिलीपींस में। फिलीपींस में कहाँ पे? मनीला। मनीला कैपिटल है जी फिलीपींस की, वहाँ पे है। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल फॉरेस्ट कवर। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको बताना है, रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट आती रहती है, जो पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर कितना है ये बताना है आपको, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्या कह रही है? फॉरेस्ट कवर अराउंड 31% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया। मतलब जितनी भी संसार में, मतलब पूरी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे कम से कम 31%, लगभग 31% फॉरेस्ट कवर है, जंगल है। ये सही है, इसका स्टेटमेंट बताना है। दूसरा, रसिया एंड ब्राज़ील अकाउंट्स फॉर 32 अराउंड, लगभग 32% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। मतलब जितना भी फॉरेस्ट है, जंगल है पूरे संसार में, वर्ल्ड में, उसका 32% तो इन दो कंट्रियों में ही है, जंगल, रसिया और ब्राज़ील में। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। थर्ड है जी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल डोमेन। जो फॉरेस्ट का पार्ट है ना, जंगल का, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल में पाया जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, पिछले दिन भी बताया था ट्रॉपिकल क्या होता है। ये अर्थ इक्वेटर है, ये इतना पार्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ये ट्रॉपिकल पार्ट में आता है। इससे थोड़ा, इस 23.5 से लेके 35 डिग्री तक ये सब ट्रॉपिकल होता है, दोनों साइड में। और 66 डिग्री से 35 से 66 ये टेम्परेट में आता है, और ये पोलर में आता है, दोनों साइड, समझे। तो ये कह रहा है जो लार्जेस्ट पार्ट है जंगल का, फॉरेस्ट का, वो ट्रॉपिकल डोमेन में ही आता है। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। आपके ये देखो जी, पूरा ये देखो बताओ। 1 and 2, 2 3, 2 and 3 and 3, ये डी को कर लो जी। 1 2 3 मतलब ऑल ऑफ दी अबव। 1 2 सही है, दूसरा तीसरा 1 3 या तीनों सही है? बताओ जी। देखो जी, आपको पता ही लग गया होगा अब तो आंसर, क्योंकि मैंने
चेंज करा दिया, ये डी ऑप्शन है जी 1 2 3 इसके। क्योंकि जी फॉरेस्ट कवर ग्लोबल वर्ल्ड में 31% लैंड पे, हमारी भूमि पे 31% अराउंड फॉरेस्ट है, जंगल है। और रसिया और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, ये भी करेक्ट है, समझे। और लार्जेस्ट ट्रॉपिकल, इस ट्रॉपिकल एरिया में ही फॉरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, रेनफॉल यहीं पे होता है इक्वेटर के साइड में, ट्रॉपिकल एरियाज में, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यहीं पे। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी क्या, डी, समझे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट किससे रिलेटेड है जी, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर करनी है, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड है। ये कह रहा है एंटीबायोटिक्स न्यूज़ में रहती है ना जी, इसके सोचा एक क्वेश्चन इसके बारे में कराते हैं। एंटीबायोटिक्स आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये कह रहा है एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय है जो, उसके अंदर एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, CDSO। तो इसके अंडर आती हैं क्या एंटीबायोटिक्स, ये बताना आपको। सेकंड है जी अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एक एक्ट है जी हमारा 1940 का ये। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ये कहा है कि इट इज़ मैंडेटरी दैट एंटीबायोटिक्स आर सोल्ड ओनली अंडर प्रिस्क्रिप्शन। इसके अंदर ये क्या प्रावधान है कि एंटीबायोटिक्स को अगर डॉक्टर देगा और कोई जाके खरीदेगा स्टोर से, वो सिर्फ डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन देता है ना, पर्ची देता बना के, उसके आधार पे ही कोई आपको स्टोर वाला दे सकता है। ये मैंडेटरी अनिवार्य है, समझे। सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे ही एंटीबायोटिक्स मिलेगी आपको, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना पर्ची के, डॉक्टर के सलाह के नहीं दिया जाएगा, कोई भी स्टोर वाला नहीं देगा आपको एंटीबायोटिक्स। इस एक्ट में ये है क्या प्रावधान। थर्ड बोल रहा है पोल्ट्री फीड्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ CDSO। मतलब कि जो ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जी जिनको क्या है, जो पोल्ट्री होती है ना, जैसे मुर्गी वगैरह, मुर्गी होता है ना, पोल्ट्री बोलते हैं मुर्गी वगैरह को, फार्मिंग करने को। तो जो मुर्गी वगैरह होती है उनको भोजन दिया जाता है, फीड दिया जाता है, जो उनमें एंटीबायोटिक होती है। जैसे मान लो फीड, भोजन दे रहे हैं मुर्गी को, इसमें जो एंटीबायोटिक होती है, क्या वो कैटेगरी जो है वो एंटीबायोटिक है जो वो CDSO के परव्यू में आती है, मतलब उस पर भी रेगुलेशन चलता है क्या इसका, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसको रेगुलेट करता है क्या, ये आपको बताना है। अब ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपको, समझे। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, करेक्ट बतानी है। 1 and 2 1 3 2 3 1 2 3 बताओ जी कौन सा करेक्ट है। देखो जी पहला तो करेक्ट है, ये CDSO के अंदर ही आती है एंटीबायोटिक्स, और CDSO किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, समझे, ये करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है जी, ये 1940 का एक्ट है जी, अंग्रेज़ों को ज़माने का, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो इसमें ये मैंडेटरी है, बिल्कुल अनिवार्य है बिल्कुल, कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही आपको स्टोर वाला एंटीबायोटिक्स देगा, ये भी सही है जी। थर्ड वाला जी देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पोल्ट्री, जो मुर्गी वगैरह को फीड भोजन में एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इसके अंडर नहीं आती, CDSO के अंदर, समझे, इसके प्रीव्यू में नहीं आती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है जी हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट आर्कटिक से रिलेटेड है स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है ये बताना आपको, समझे। तो पहली है जी आर्कटिक इज़ वार्मिंग फार मोर क्विकली देन अंटार्कटिक। आर्कटिक पता है ना आपको, ये अर्थ है, यहाँ पे आर्कटिक है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, समझे, और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक ओशियन है, समुद्र है। तो ये बताना आपको आर्कटिक इज़ वार्मिंग, मतलब ये कह रहा है कि जो आर्कटिक है वो अंटार्कटिक से ज़्यादा गर्म होता है क्या, ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, मोर क्विकली। सेकंड कह रहा है द एक्सीलरेटेड आर्कटिक वार्मिंग चेंजेस द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मिड एंड हाई लेटीट्यूड। ये कह रहा है अगर आर्कटिक का वार्मिंग होगी एक्सीलरेटेड, वो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर देता है मिड और हाई लेटीट्यूड में, ये बताना है। थर्ड बोल रहा है जी आपका आर्कटिक वार्मिंग कैन बी बेनिफिशियल फॉर द वेल्स। मतलब जो वेल्स, एक बड़ी मछली होती है जी वेल्स, पानी में बड़ी मछली होती है, बहुत बड़ी, ये मछली बन गई जी आपकी मछली होती है वेल्स, उसको बोलते हैं वेल्स, बड़ी मछली को, बहुत बड़ी, आपने देखी भी होगी वेल्स।
आर्कटिक जो वार्मिंग, अगर मान लो आर्कटिक ओशियन गर्म होगा तो क्या ये वेल्स के लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, ये बताना है। 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव, कौन सा सही है बताना है आपको। देखो जी, पहला बिल्कुल सही है। जो आर्कटिक है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है अंटार्कटिका से। क्यों? उसका रीज़न है ये, आपने देखा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड कवर है। यहाँ पे देखो, अफ्रीका का, यूरोप का, एशिया का, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। मतलब यहाँ पे लैंड एरिया पानी से ज़्यादा है, वाटर से, ओशियन से, और यहाँ पे ओशियन ज़्यादा है लैंड लैंड से, समझे? इसलिए, और लैंड पता है आपको जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, और ओशियंस धीरे, तो ओशियंस की वजह से ये ठंडा रहता है रिलेटिवली नॉर्थ हेमिस्फीयर के, समझे? तो ये बिल्कुल सही है कि ज़्यादा गर्म होता है आर्कटिक मोर क्विकली, ज़्यादा जल्दी गर्म होता है अंटार्कटिका से। और क्यों होता है मैंने बता दिया, लैंड की वजह से, या लैंड ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी ध्रुव में। और ये भी बिल्कुल सही है, इनमें चेंजेस होगा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट में मिड और हाई लेटीट्यूड में। और थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है कि ये बेनिफिशियल होगा वेल्स के, क्योंकि मान लो आर्कटिक में बर्फ़ जमी हुई है आइस है, अगर वो पिघलेगी तो पानी ज़्यादा होगा, पानी फ़ायदेमंद होगा वेल्स के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे पोलर बियर भी पाए जाते हैं, भालू। पोलर बियर का मतलब भालू पाए जाते हैं यहाँ पे। पोलर एरियाज है, यहाँ पे पोलर एरियाज है ना, अर्थ है ये पोलर एरियाज है, तो यहाँ पे इसलिए इसको बोला पोलर बियर है ये। तो ये भालू है ना, इनके लिए नुकसानदायक होगा, समझे, हार्मफुल होगा इनके लिए, ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों करेक्ट हैं जी, डी आंसर का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा रिलेटेड किससे, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर बॉर्डरिंग द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में बताना है आपको, कौन सी सही है। मैंने कैस्पियन सी, ठीक है जी, रेड सी और ब्लैक सी तीनों अच्छे से कराए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, नीचे लिखा होगा देखो 3 जनवरी 2021, उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें लिंक दिया हुआ है कैस्पियन सी, रेड सी, ब्लैक सी का। तीनों को आप जाके देख सकते हो, 2-2 3-3 मिनट की वीडियो, कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, कौन सी रिवर फ्लो करती है, सब पता लग जाएगा सिर्फ 2-2 3-3 मिनट में। बहुत अच्छी वीडियो, ट्रिक के साथ बताइए, याद हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा, कैस्पियन सी में कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है ये बताना आपको। एक जॉर्जिया करती है क्या, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। बताना जी आपको, 1 2 3 सही है, 1 3 4 1 2 3 4 या ऑल ऑफ द अबव, ये बॉर्डर करती हैं कैस्पियन सी के अराउंड। देखो जी, कजाकिस्तान करती है बिल्कुल, तुर्कमेनिस्तान करती है, ईरान करती है, लेकिन जॉर्जिया नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4, सी आंसर करेक्ट, समझे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिगार्डिंग है जी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक पेमेंट सेटलमेंट है, ये बताना है, इसके रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सा सही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अंडर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये कह रहा है एनपीसीआई, ये एक ऐसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंडिया में जितने भी पेमेंट और सेटलमेंट होती है ना, जितने भी पैसे का लेन देन बैंक के द्वारा, तो ये क्या उसमें ऑपरेट करती है क्या। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईबीआई, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्या ये एनपीसीआई है, आरबीआई और आईबीए ने मिलके बनाया था क्या, ये सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड बोल रही है जी, इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या एनपीसीआई को एक नॉट फॉर प्रॉफिट, गैर लाभकारी कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया है, एज ए इनकॉर्पोरेट सम्मिलित कर दिया गया है कंपनीज एक्ट हमारा 2013 के अंदर। ये बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल लीजिए 1 2 3, 1 2 3 है जी, फर्स्ट 1 2 3, B1 1 3 2 3। इसका आंसर भी पता लग जाएगा होगा जी, मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इसमें था नहीं। बिल्कुल जी हाँ, इसका ऑल ऑफ दी अबव सही है, ये आंसर हो जाएगा, तीनों सही हैं बिल्कुल। एक ये पेमेंट सेटलमेंट के लिए काम करती है एनपीसीआई, जितना भी आपका पेमेंट होता है इंडिया में बैंक से बैंक, ये उसके ऑपरेटिंग है एक ये मिडल मैन की तरह। और आरबीआई और आईबीए ने मिलकर बनाया था, ये भी याद रखना है, इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिलकर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एनपीसीआई से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ही गैर लाभकारी संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी इससे रिलेटेड, नेक्स्ट है जी इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट जारी की है, कौन रिलीज़ करता है इसे, ये बताना है। इसे रिलीज़ करता है जी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन इन्वायरमेंट या यूनेस्को, बताओ जी। ये जी सही आंसर है इसका सी, यूएन इन्वायरमेंट रिलीज़ करता है इसको, समझे, यूएन इन्वायरमेंट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।
और ये याद रखना है, इसे बाई एनुअली रिलीज करता है। बाई एनुअली का मतलब साल में, 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार बाई एनियल, बाई एनियल। और एक होता है बाई एनुअल, उसका मतलब है साल में 2 बार। इस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, कल तक के लिए करिए वेट।